नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं लक्ष्मी ठाकुर। पशुओं को चारा डालने के काम आने वाले शहतूत की पत्तियों से तैयार की गई मलबरी चाय को जापान देश में इतना पसंद किया जा रहा है कि इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शहतूत की पत्तियों से तैयार चाय की चुस्कियां स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि ये चाय ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापे, डायबिटीज, जुकाम व अन्य बीमारियों में भी रामबाण साबित हो रही है। हमीरपुर जिला मुख्यालय के गांव लाहलड़ी में जायका जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के तहत महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह में पशुओं को चारे में डालने वाले शहतूत की पत्तियों से मलबरी चाय पत्ती तैयार करके जापान भेजी जा रही है। भोले शंकर स्वयं सहायता समूह की करीब 8 महिलाओं द्वारा गत 1 साल से शहतूत की पत्तियों से चाय पत्ती को तैयार किया जा रहा है, जिसे जापान भेजकर अच्छे खासे दामों में बेचा जा रहा है, जिससे महिलाओं की आर्थिकी भी सुदृढ़ हो रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जापान के एक्सपर्ट मित्सुई के मार्गदर्शन व प्रशिक्षण के बाद चाय पत्ती बनाना सिखाया गया। जापान में शहतूत से तैयार चाय पत्ती की कीमत 800 रुपए से 1000 रुपए प्रति किलो मिल रही है और गत 1 साल में करीब 15 किलो चाय पत्ती महिलाओं द्वारा जापान भेजी जा चुकी है। महिलाओं द्वारा घर के चूल्हा चौका के साथ समय निकालकर शहतूत की हरी पत्तियों को लाकर पहले सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता है और उसके बाद उन्हें कूटकर बारीक बनाया जाता है और पूरी तरह से देखरेख के तरीके से चाय पत्ती तैयार की जाती है। लाहलड़ी गांव में महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही चाय पत्ती को जापानियों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। भोले शंकर स्वयं सहायता समूह की सचिव स्वर्णा देवी ने बताया कि शहतूत की पत्तियों की चाय को लेकर तैयार करने के लिए महिलाएं जुटी है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा चाय बनाई जाए। उन्होंने बताया कि अप्रैल से जून माह तक ही शहतूत की पत्तियों की चाय बनाने के लिए उपयुक्त समय होता है, क्योंकि इस दौरान तेज धूप मिलती है। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर मलबरी चाय को बेचने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये हम शहतूत के पत्ते साफ पत्ते इकट्ठे करते हैं, जो कि पहले पशुओं के काम आते थे चारे के लिए, लेकिन अभी जापानियों ने हमें इसका प्रयोग करने का तरीका बताया कि इसको एक चाय के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और उन्होंने हमें बताया कि कैसे इसको प्रयोग किया जाता है। तो हम इससे तो तूत के मतलब साफ पत्ते लेते हैं, उनको धो करके फिर उनको हम जैसे उन्होंने बताया वैसे चाय बना रहे हैं, मलबरी टी बना रहे हैं। तो हमने लगभग 1 साल में 15 किलो चाय बना ली। उसमें से 3 किलो तो यहाँ चली गई हमारी, बाकी 13 किलो हमने 12 किलो हमने उधर जापान में भेजी। वहाँ पर इसकी कीमत मिल रही हमें 800 रुपये पर केजी मिल रही है। हाँ जी, इसके फ़ायदे हैं, ये शुगर कंट्रोल करती है, मोटापा कंट्रोल करती है। जैसे हम इसको सुबह चाय की तरह प्रयोग करेंगे इसमें अगर किसी को शुगर है तो चीनी नहीं डालेंगे, शहद डाल सकते हैं और दूध भी नहीं डालेंगे। मोटापा है किसी को तो दूध नहीं डालेंगे इसमें, और ये उसी को शूट करेगी जो गर्म चीज़ है जिसको पच जाती है। जैसे नहीं तो फिर गर्मियों में इसमें नींबू डाल के प्रयोग कर सकते हैं। जायका प्रोजेक्ट की समन्वयक रीना देवी ने बताया कि पहले सिर्फ स्वयं सहायता समूह लेन देन के ही कार्य करता था, लेकिन जायका के प्रयासों से महिलाओं द्वारा तैयार की गई मलबरी चाय को जापान में पसंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस चाय को बनाने का तरीका पूरी तरह से प्राकृतिक है और महिलाओं की लगन व मेहनत से आज ये चाय जापान में खूब बिक रही है। मलबरी टी बनाना सिखाया हमारे एक जैपनीज एक्सपर्ट हैं मित्सुई मैम, तो उन्होंने बताया कि ये शहतूत के पत्ते जैसे ये बेस्ड होते हैं, ये पाउडर के लिए जैसे जानवरों के लिए काम में लाते हैं। तो अभी ना ये अप्रैल, मई और जून तक रहेंगे ठीक, उसके बाद जो है ख़राब हो जाएंगे। तो इसका अच्छा यूज़ किस तरह से ये कर सकते हैं, फिर उन्होंने बताया एक टेक्निक बताई कि किस तरह से ये चाय बना सकते हैं। और फिर इन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ग्रुप ने भी इन्होंने अच्छी तरह से वो चाय बनाई और जायका प्रोजेक्ट ने उन्हें मार्केटिंग में भी पूरा सपोर्ट किया और इन प्रोत्साहित किया कि किस तरह ये काम करें, और ये अच्छा प्रोत्साहन मिला है इनको इसके ज़रिए और अच्छी आय हो रही है। इसी गांव को जो है वो एक पायलट साइट है ना, तो इसी को एक आइडियल पेश करना है। मतलब जैसे यहाँ 210 साइटों पे काम हो रहा है, जैसे ऑडियो लोन की साइटें हैं वो, तो उनके लिए जो है वो एक आइडियल बनाना है कि किस तरह से ये काम करते हैं, तो उसी तरह वो लोग भी काम करें।
हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना व मंडी में जायका प्रोजेक्ट चला हुआ है और हमीरपुर में पायलट साइट के आधार पर जापान की 210 साइटों पर काम चला हुआ है, जिसके तहत ही शहतूत की पत्तियों की चाय भी तैयार की जा रही है। हालांकि शहतूत की पत्तियों की चाय को हिमाचल व भारत में इतना ज्यादा पसंद अभी तक नहीं किया गया है और इसकी बाजार में मार्केटिंग न होने के कारण ये चाय गुमनाम ही है। लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से लाभकारी होने के चलते शहतूत की पत्तियों की चाय का एक बार हर कोई स्वाद चखने के लिए बेताब हो रहा है। सिर चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। एक और जहां आजकल पूरे विश्व में फुटबॉल का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है, वहीं इसमें हमीरपुर भी पीछे नहीं है। हमीरपुर में फुटबॉल की प्रतिभा को निखारने के लिए फुटबॉल प्रीमियर लीग आयोजित किया गया, जिसमें हमीरपुर शहर की टीम ने फाइनल मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया। हमीरपुर के जिला स्टेडियम में जिला फुटबॉल संघ द्वारा हमीर फुटबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आई 28 टीमों के 200 खिलाड़ियों ने सीनियर व जूनियर वर्ग में भाग लिया। लीग के समापन अवसर पर प्रदेश खिलाड़ी संघ के संयोजक व भाजयुमो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र अत्री ने शिरकत कर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। अत्री ने आशा व्यक्त की कि विभिन्न खेलों से संबंधित खेल संघ भी अधिक से अधिक प्रतियोगिताएं आयोजित करके युवाओं को खेल के मैदान में आने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि वे नशे के सौदागरों के चुंगल से बचे रहे। निश्चित तौर पर देवभूमि हिमाचल को नशेड़ियों की भूमि ना बने, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं का बहुत महत्व है। आज युवा पीढ़ी जिस तरह के तनाव से गुजर रही है, निश्चित तौर पर आने वाले जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनमें आत्मविश्वास का होना जरूरी है, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना जरूरी है, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर मजबूत होना जरूरी है। और ये सारी खूबियाँ यदि नौजवानों को कहीं से मिलेंगी तो निश्चित तौर पर खेल के मैदान से ही मिलेंगी। का क्रेज हमीरपुर में बड़ा है। निश्चित तौर पर इसके लिए फुटबॉल एसोसिएशन और हमारे जो आयोजक हैं बधाई के पात्र हैं। प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिता होती है और इस बार जो प्रतियोगिता को सफलता मिली है, निश्चित तौर पर यहाँ खिलाड़ियों की टीमों की भी संख्या बढ़ी है और दर्शकों की भी संख्या बढ़ी है, जो इस बात का प्रमाण है कि हमीरपुर में, हिमाचल में फुटबॉल जो है पहले की तुलना में और अधिक लोकप्रिय हुआ है और भारत के फुटबॉल के भी अच्छे दिन आएंगे, ऐसी कल्पना हम निश्चित तौर पर कर सकते हैं जब इस तरह का माहौल हमीरपुर के साथ साथ प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में भी माहौल बनेगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय फुटबॉल के भी अच्छे दिन आ सकते हैं। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। मनाली उपमंडल के गांव पनगा में निर्माणाधीन कंचनजंगा परियोजना का कार्य प्रगति पर है, लेकिन परियोजना प्रबंधन द्वारा खनन के बाद पूरा मलबा नाले में ही डाला जा रहा है। परियोजना का डैम करीबन 8000 फुट की ऊंचाई पर बन रहा है। डैम के निर्माण में जो मलबा निकल रहा है उसे नाले में फेंका जा रहा है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। नाले में पानी बढ़ते ही सारी मिट्टी बहकर बाढ़ का रूप धारण कर सकती है। मनाली उपमंडल के गांव पनगा में निर्माणाधीन कंचनजंगा परियोजना का कार्य प्रगति पर है, लेकिन परियोजना प्रबंधन द्वारा खनन के बाद पूरा मलबा नाले में ही डाला जा रहा है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। नाले में पानी बढ़ते ही सारी मिट्टी बहकर बाढ़ का रूप धारण कर सकती है। डैम साइट पर अनेक पेड़ नाली में कटे पड़े हैं, जो कभी भी पानी का रुख बदल सकते हैं। स्थानीय गांव वासियों ने बताया कि यहां गलत तरीके से खनन हो रहा है और मिट्टी को नाले में डाला जा रहा है, जो यहां से लेकर पंडोह तक नुकसान पहुंचा सकता है। ये आपके सामने नजर आ रहा है, इतना इन्होंने खनन किया, कोई डंपिंग पॉइंट नहीं रखा है। सारे यहाँ पर हमारे ये जंगल तबाह कर दिया है और यहाँ पर देखो कभी भी बरसात होगा, इतना बड़ा बाढ़ का खतरा हो रहा है। ये सिर्फ हमारे को अकेला नहीं है, ये पिंडो डैम तक इसमें दिक्कत पड़ सकता है। और जितने भी हमारे ये जंगली जानवर यहाँ एक ने रखे वो उन सबको भगा दिया। यहाँ देखो इसी जगह से हमारे भेड़ बकरी इधर को टपते थे, उसका रास्ता रुस्ता खत्म हुआ। यहाँ भेड़ बकरी रहने के लिए पहाड़ के रुआड़ जो बोलते हैं हम अपनी भाषा में, वो होता था, वो भी खत्म कर दिया। इसके सामने देखो ये हमारा जंगल का कितना नुकसान इन्होंने कर दिया है। यहाँ मलबा जो है पानी में डाला हुआ है, बरसात होने वाली है और कभी भी यहाँ पर मतलब बाढ़ आ सकती है और इसका पूरा नुकसान पंडोह डैम तक जा सकता है। और यहाँ जो हमारे जंगली जानवर थे उनके लिए भी बहुत परेशानी हो गई और हमारी भेड़ बकरी का जो चरान था ये भी देखो सारा तबाह हो गया। यहाँ हमारा कार्तिक 15 विष्टे से लेकर माघ तक मतलब यहाँ चरान होता था। अब इस समस्या से देखो आगे जो हमारा
पुल था ये भी खराब हो गया, आने जाने की समस्या हो गई। इस बारे में परियोजना प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी बात करने के लिए वे सामने नहीं आए। मीडिया ने कटराई कार्यालय में भी दस्तक दी, लेकिन वहां भी कोई नहीं मिला। परियोजना प्रबंधन अधिकारी मनोज का मोबाइल बंद रहा। जब इस बारे में मनाली के एसडीएम विनय धीमान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बारे में सही जानकारी नहीं है। अगर इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है तो तुरंत कार्यवाही की जाएगी। अभी तक मेरे पास कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं थी। मुझे आज ही मनाली हलचल के माध्यम से पता चला है कि जो कंचनजंगा पार्क प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ हैं वो नाले में कोई मलबा फेंक रही हैं, जिससे कि बरसात के सीज़न में और इन्वायरमेंट को वैसे भी खतरा हो सकता है। तो इसके बारे में मैं डीएफओ कुल्लू और साथ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक्शन को आज ही पत्र लिख रहा हूँ। साथ में टेलीफोनिकली भी हम उनसे बात करेंगे कि वो स्पॉट विजिट करके एट द अर्लीस्ट जो है वो उसके बारे में रिपोर्ट सबमिट करें। अगर इस तरह की कोई बात है तो उसमें इमीडिएट एक्शन जो है वो इंश्योर किया जाएगा। सिरचरण के लिए मनाली से शिवराम राणा के साथ कमलेश बौद्ध की रिपोर्ट। प्रदेश में 108 आपातकालीन सेवा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। पूर्व भाजपा सरकार के समय 25 दिसंबर 2010 को शुरू हुई ये योजना प्रदेश के अंदर कारगर साबित रही, जिसका मौजूदा समय में भी सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। नाहन में 108 आपातकालीन सेवा कर्मियों ने योजना से जुड़े बीते 3 साल के आंकड़े जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरमोहिंद्र सिंह के समक्ष रखे। प्रदेश में 108 आपातकालीन सेवा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसका मौजूदा समय में सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। नाहन में 108 आपातकालीन सेवा कर्मियों ने योजना से जुड़े बीते 3 साल के आंकड़े जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरमोहिंद्र सिंह के सामने रखे। आपातकालीन सेवा कर्मियों के मुताबिक 25 दिसंबर 2010 से अब तक प्रदेश के अंदर करीब 4,44,000 लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, जिसमें से अकेले जिला सिरमौर में 45,254 लोग लाभान्वित हुए हैं। ये सर्विस 25 दिसंबर 2010 में स्टार्ट की गई थी, जैसा कि आप लोगों को पता है, और आज तक 3.5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस सर्विस को चलते हुए, और बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा और भी नए प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं जो कि हिमाचल की जनता को समर्पित किए जाएंगे। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो आज तक 4,44,299 एमरजेंसी की गई है पूरे हिमाचल में, जिसमें से कि 10% जो है वो सिरमौर ज़िले से हमारी 108 की द्वारा की जाती हैं। सो टोटल जो एमरजेंसी सिरमौर की है वो 45,254 एमरजेंसी जो हमने करी हैं। इसके अलावा और भी हम लोग जो डिलीवरीज, इंडिविजुअल डिलीवरी जो हम लोग एम्बुलेंस में करवा रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छी सफलता मिली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरमोहिंद्र सिंह ने भी माना कि ये योजना निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अंदर सबसे सफल रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल स्वास्थ्य सेवाएं काफी पहले से मौजूद है, मगर मरीजों को स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाना काफी मुश्किल था, जिससे कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते थे। 108 आपातकालीन सेवा शुरू होने के बाद मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने की सुविधा मिली, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने आपातकालीन सेवा कर्मियों के कार्यों की भी खूब सराहना की। कि पिछले 1 साल में 25 दिसंबर से 25 जून तक, एंड इस बात में कोई शक नहीं है कि जो नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज जो हैं दे आर डूइंग द बेस्ट, एंड स्पेशली हमारा जो हिमाचल का टेरेन है इसको देखते हुए तो मेरा ख्याल है अनबीटेबल, अनकम्पेरेबल सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग टू अस। कि कई बार तो हमारी तो प्रॉब्लम ही यहाँ पेशेंट पहुँचाने की है। अगर पेशेंट पहुँच जाता है तो देन वी कैन टेक केयर ऑफ, क्योंकि पेशेंट हमारे पास पहुँचता नहीं, इतना डिफ़िकल्ट टेरेन है, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी हो गई या थोड़ा सा भी डिले हो गया तो अनफॉर्चुनेटली डेथ तक हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है इनकी सर्विसेज। तो मेरा ख्याल है कि आई हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट देम अगेन एंड अगेन कि इतनी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने मेरे को डाटा दिया कि टोटल एमरजेंसी 45,072 इन्होंने जो है इस 1 साल के अंदर ये कैरी करके हॉस्पिटल में लाए। फिर उसमें इन्होंने जो प्रेगनेंसी रिलेटेड हैं, जो मेडिकल एमरजेंसीज हैं, वो है 43,873। हाँ, हल ऑफ दिस, इतनी ज़्यादा, मतलब मेरा दिल इनके लिए तो बाग बाग होता है। सिरचरण के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।
जिला बिलासपुर में जंगलों का अवैध कटान बदस्तूर जारी है। वन माफियाओं की निगाहें अब हिमाचल प्रदेश की बेशकीमती लकड़ी पर लगी है और अगर वन विभाग का रवैया इसी कदर सुस्त रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश के ये हरे भरे जंगल एक दिन वीराने में बदल जाएंगे। बिलासपुर जिला में वन कटान का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि कई बार वन माफियाओं की कुल्हाड़ी बेशकीमती पेड़ों पर चली है। इस बार मामला घुमारवी के क्यारी गांव का है, जहां पर वन काटुओं ने खैर और सफेदे के लगभग 70 से ज्यादा पेड़ काट डाले। वहीं सरकारी भूमि के साथ साथ मलकियत से भी पेड़ काटे गए। पूजा ठाकुर और मीरा देवी की क्यारिया गांव में मलकियत भूमि है। उन्होंने बताया कि उनकी भूमि और साथ लगती सरकारी वन भूमि पर पेड़ों का अवैध कटान हुआ है और अवैध रूप से काटे गए पेड़ों को आग लगाई गई है। मीरा देवी मेन बाजार घुमारवी की रहने वाली हूँ और मेरी जगह गांव क्यारी में नौतोड़ में मिली है मेरे को 5 बीघे 4 बीघे 13 बिस्वे। उसमें से मेरे खैर और सफेदे के पौधे उखाड़ दिए गए और काट दिए गए। और जब मैं 22 तारीख को अपनी ज़मीन में देखने गई तो मैंने पाया कि मेरे खैर के पौधे उखाड़ दिए हैं। 70-80 पेड़ काट दिया है जी मेरा। सफेदे और खैर जो भी सारे काट भी दिए और जला भी दिए हैं। काट कर उन्होंने जला दिए हैं। हमारी 9 एकड़ ज़मीन से कुछ दिनों पहले लगभग 70-80 पेड़ काटे गए। हमारी ज़मीन से नहीं बल्कि सरकारी ज़मीन से भी कुछ पेड़ काटे गए, जिनकी कीमत जो है लाखों में है। मेरी मम्मा इतने दिनों से पुलिस के पास गई, उन्होंने बोल रही है कि आप करो, कुछ कार्रवाई करो, पर अभी 8 दिन बाद FIR दर्ज हुई उनके खिलाफ। मेरी मम्मी को ये भी पता है कि चोर कौन है, बट उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया है और वो हमेशा ये टाइम उनको टालते रहते हैं कि हाँ अब कल आना, ऐसा करना वैसा करना। मम्मी दिन के अब जो हम फिल्मों में देखते थे वो प्रैक्टिकली हो रहा है। अब हमें तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई होप ही नहीं है पुलिस के पास जाने की। हमें स्कूल में कानूनों के बारे में सिखाया जाता है कि हाँ कानून हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी 24 घंटे आपके साथ होगा। बट अभी ये रिजल्ट देखा उसके बाद तो हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकली देख लिया सब कुछ जो देखना था। अगर इतना ही हमारी पुलिस इतनी सतर्क होती तो वो कार्रवाई उसी दिन होती और उसी दिन FIR दर्ज होके सब कुछ मामला वहीं सब कुछ वो लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ बॉन्ड होती जिसने जो ये काम करवाया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में खैर की लकड़ी बेशकीमती लकड़ी है और ये कत्थया बनाने के काम आती है। हालांकि वन विभाग ने उचित कार्रवाई का आश्वासन तो जरूर दिया है, परंतु पूजा ठाकुर और मीरा देवी ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी लाखों रुपए की चोरी हुई कीमती लकड़ियों का मुआवजा उन्हें दिलाया जाए। जो अवैध कटान का मामला आज ध्यान में आया हुआ है, वन परिक्षेत्राधिकारी घुमारवी व विभागीय कार्मिकों को मौका पर भेज दिया गया है। वो मौका पर रिपोर्ट तैयार करेंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसे अमल में लाएंगे। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। कुल्लू महाविद्यालय में नए बच्चों के आगमन पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को कॉलेज के नियमों के साथ उनके विषयों और समय सारणी के बारे में भी अवगत करवाया गया। साथ ही उनके भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। समारोह में कुल्लू के SP सुरेंद्र वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए कुल्लू कॉलेज में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कुल्लू के SP सुरेंद्र वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह के दौरान कुल्लू के SP सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा समाज को नशे के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है और समाज में कॉलेज युवाओं को जागरूक करने का सबसे बेहतर माध्यम है, इसलिए जागरूकता के इस अभियान की शुरुआत कॉलेज से की गई। सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि उन्हें कॉलेज में बच्चों से काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली। उन्होंने भरोसा जताया है कि जल्द ही वे कुल्लू जिला को नशा मुक्त करने में सफल हो सकेंगे। आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य ये था यहाँ आने का कि हम किस तरह से अपनी सोसाइटी को और समाज को ड्रग्स से मुक्त करें और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इसका जो माध्यम हमने चुना, प्रिंसिपल साहब ने और यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर ने काफ़ी सहयोग दिया। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा माध्यम हो सकते हैं जो कि इस बुराई को, खासकर ड्रग से मुक्ति दिलाने के लिए काफ़ी अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने शुरुआत यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू से की है और मुझे आशा है जिस ढंग से बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, जिस ढंग से ये आयोजन, जिस सेमिनार का आयोजन किया गया, उसके रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे और हम
इसमें सफल भी होंगे कि हम अपने इस प्रदेश से, अपने इस जिला से, अपने विशेषकर इस टाउन से नशे को मुक्त कुल्लू कर सकें। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य यशपाल महंत ने कहा कि कॉलेज में दाखिला लेकर आए नए बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों को उनके विषयों, अध्यापकों और समय सारणी से संबंधित जानकारी दी गई। समारोह में बच्चों को उनके जीवन को सार्थक बनाने के लिए भी चर्चा की गई। मुख्य रूप से जो नए विद्यार्थी महाविद्यालय में प्रवेश करके आए हुए हैं उनको गाइड करने के लिए आयोजित किया गया था। हम नए विद्यार्थियों को ये बताना चाहते हैं कि उनको किसी तरह की महाविद्यालय में कोई दिक्कत ना हो। टाइम टेबल के बारे में, विषयों के बारे में, उनका जो विभिन्न जो टीचर्स हैं उनके साथ भी उनका मेल करवाया गया और महाविद्यालय में किस तरह से उनको रहना है, क्या क्या उन्होंने अपना जीवन में महाविद्यालय में पाना है, उसके बारे में भी उनको जो है बताया गया। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ अजय राणा की रिपोर्ट। सोलन में जिला कल्याण समिति की बैठक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की कार्यवाही का संचालन जिला कल्याण अधिकारी BS ठाकुर और जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तेगटा ने किया। सोलन में जिला कल्याण समिति की बैठक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान धनीराम शांडिल ने कहा कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अति गरीब लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की गई है। इन योजनाओं को मूर्त रूप देने की जिम्मेवारी सभी विभागों और चुने हुए प्रतिनिधियों की है। ईमानदारी से प्रयास किए जाएं तो निश्चित तौर पर सुदृढ़ समाज की स्थापना के लक्ष्य को जल्द हासिल किया जा सकता है। शांडिल ने कहा कि जिला में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर इस वित्त वर्ष के दौरान 11 करोड़ 3 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। बीते साल 9 करोड़ 53 लाख रुपए की राशि व्यय की गई। इसमें 11,573 पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी शामिल है। आज की बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग तथा महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 11 करोड़ 79 लाख समझिए, आप 12 करोड़ ही समझिए की स्वीकृति दी गई है। एक निर्णय लिया गया कि अभी आज उपायुक्त महोदय ने बताया और सब SDM साहब ने कि भाई 6 जुलाई को हमारा दिन होता है जिसमें सारे प्रदेश में ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं। तो 6 जुलाई के दिन हमारे जो DPO साहब हैं सुरेंद्र तेगटा जी, वो एक इस प्रकार का लिटरेचर देंगे कि वो सब लोगों तक पहुँचे, जिसमें हमारी सारी स्कीम्स किस प्रकार की विस्तृत जानकारी दी जाए, कैसे कैसे बाल विकास की है, ICDS के माध्यम से जो जा रही है। तो पहला हमारा जो प्रयास रहेगा वो ये रहेगा और इसके अलावा भी टेलीविज़न पर, रेडियो पर और दूसरे माध्यमों से भी ये जानकारी लोगों तक पहुँचाई जाए। इस मौके पर उपायुक्त मदन चौहान ने धन्यवाद किया और कहा कि पंचायत स्तर पर पात्र लोगों का सही चयन हो, लोगों को योजनाओं की पूरी जानकारी हो, ये सुनिश्चित बनाना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गरीब व्यक्ति को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए लोगों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए। स्कीमें हम इनके लिए स्कीमें तो ऑलरेडी ले डाउन है। जिन व्यक्तियों का चयन करते हैं वो चयन जो है वो ढंग का होना चाहिए। चीज़ों की डिसमिनेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बेसिकली हमारी स्कीमें जो है वो इस वजह से फेल होती हैं कि लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता है, टारगेट उससे अचीव नहीं होते हैं। तो जैसा अभी निश्चित किया गया है कि 6 तारीख को जो ग्राम सभा की बैठक होनी है उसमें ICDS के वर्कर्स जाएंगे और मैं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक छोटा सा पेपर उसमें बनाए अपनी स्कीमों के बारे में, जो वो सारी पंचायतों को वहाँ पे जाके उस दिन दिया जा सकता है और ताकि जो है इन स्कीमों का प्रोपगेशन अच्छी तरह से हो। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन के जिला अस्पताल का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शांडिल ने अस्पताल के सभी वार्डों में जाकर मरीजों से बातचीत की और उन्हें मिल रही सुविधाओं को उन्हीं से जाना। उन्होंने अस्पताल के सभी चिकित्सकों से अलग अलग बातचीत कर मरीजों के उपचार संबंधी जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को अस्पताल में दी जा रही सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी वार्डों में मरीजों से मिलकर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं उन्होंने सभी डॉक्टरों से अलग अलग बातचीत कर मरीजों के उपचार संबंधी भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि अस्पताल में सफाई और सीवरेज व्यवस्था में कमी पाई गई है, जिसको दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी पाई गई है, जिसे वे स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह से मिलकर दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जेनेरिक दवा केंद्र जल्द ही कार्य करना आरंभ करेगा। इसमें मरीजों को 40 से 60% कम दरों पर दवाइयां उपलब्ध होगी। विशेषकर यहाँ पे जो समस्या है वो है सीवरेज की। इस सीवरेज को किस प्रकार से, कोई पुरानी बिल्डिंग है, इसमें अच्छे टॉयलेट्स हों ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पे अच्छी प्रकार से सफाई की जा सके। इनके पास कुछ एक स्टाफ की कमी है, इससे मानो इनके पास 35 या 36 नर्सेज होनी चाहिए, तो दे आर जस्ट हैविंग 25 या 26 प्रकार से। इनके पास डॉक्टर भी लगभग 36 होने चाहिए, 24 के करीब इनका डॉक्टर हैं। इन सब चीज़ों की ओर तवज्जो देंगे और मैं स्वास्थ्य मंत्री से स्वयं मिलकर इस बारे में संज्ञान उन्हें भी कराऊंगा ताकि इन सब चीज़ों को दूर किया जा सके। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने निदेशक उत्तरी क्षेत्र, जिला प्रबंधकों और वन निगम के अधिकारियों के साथ निगम द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया। वन निगम किन किन नई योजनाओं पर कार्य कर रहा है और पुरानी योजनाओं को किस तरह मॉडिफाई किया जाए, इस बारे में भी बैठक में चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने निदेशक उत्तरी क्षेत्र, जिला प्रबंधकों और वन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस मौके पर केवल सिंह पठानिया ने कहा कि बैठक में वन निगम की योजनाओं जैसे फर्नीचर फैक्ट्री, फिनाइल फैक्ट्री, रोजन डीजन फैक्ट्री इत्यादि के बारे में चर्चा की गई कि वन निगम किन किन नई योजनाओं पर कार्य कर रहा है और पुरानी योजनाओं को किस तरह मॉडिफाई किया जाए, इसके बारे में भी बैठक में चर्चा की गई। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि अब स्टेट लेवल की मीटिंग वन मंत्री की अध्यक्षता में होगी, जिसके लिए बैलेंस शीट तैयार की जा रही है, जिसमें वन विभाग के मुनाफे व घाटे के बारे में पूरी सूची तैयार की जा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। पठानिया ने कहा कि अभी तक विभाग 8 से 9 करोड़ रुपए के लाभ में कार्य कर रहा है और इस लाभ को कैसे और बढ़ाया जाए, इस विषय में भी बैठक में चर्चा की गई। आज हमने फर्स्ट कॉर्पोरेशन के नॉर्थ जोन की जो है वो रिव्यू मीटिंग हमने रखी है। इसमें हम ओवरऑल रिव्यू ले रहे हैं कि नॉर्थ जोन में हमारा उसका मुख्यालय धर्मशाला है कि पिछले 1 साल के अंदर हमने कितना बिजनेस किया, कितना प्रॉफिट किया, कहाँ कहाँ के डिवीजन हमारे लॉस में है और निकट भविष्य में हमारी जो आने वाला जो सीजन है उसके लिए हम प्लानिंग भी करेंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह और आदरणीय वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी के दिशा निर्देशानुसार हमने जो है अब फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को डाइवर्सिफिकेशन पे ले जा रहे हैं। बहुत से काम जो है आज फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो है वो करने जा रही है, जिसमें चाहे वो समसी के अंदर और वैनाथ के अंदर हमारी फर्नीचर फैक्ट्री हो, चाहे हमारी वो बिलासपुर और उसके नाहन के अंदर हमारी एक रोजन रीजन और एक फिनाइल की हमारी एक फैक्ट्री है, उसमें उसको कैसे मॉडर्नाइज किया जाए और इसके साथ साथ नेचर कैंप जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से आज चर्चा होगी। बैठक के बाद मध्य हिमाचल जलागम विकास परियोजना में अनुबंध कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया से मिला और अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन केवल सिंह पठानिया को सौंपा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप भारी मतों से जीतने के बाद पहली बार रोहड़ू पहुंचे। वहां उन्होंने जनता का उन्हें भारी बहुमत देने के लिए धन्यवाद किया। सांसद वीरेंद्र कश्यप के रोहड़ू के चांशल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप भारी मतों से जीतने के बाद पहली बार रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। रोहड़ू पहुंचने पर सांसद वीरेंद्र कश्यप का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कश्यप ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र में सभी वोटरों ने उनका साथ दिया है। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि उन्होंने संसद में विकास के मुद्दे रखे हैं और उसे वे अगले 5 वर्षों में पूरा करने का प्रयास करेंगे और हर क्षेत्र का समान विकास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हिमाचल में रेल विस्तार किया जाएगा, जिसको लेकर वे हाल ही में रेल मंत्री से भी मिल चुके हैं। कश्यप ने कहा कि वे सेब के आयात शुल्क बढ़ाने के लिए केंद्र से बात करेंगे ताकि सेब बागवानों को फायदा हो सके। आज मैं रोहडू में आया हूं और ये मेरा प्रवास इन सभी 17 के 17 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें हो रहा है। कल पिछले दिन मैं जुब्बल कोटखाई में था, आज रोहडू के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने आया हूं और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से मेहनत करके जो एक लीड पिछले विधानसभा में 28,000 से ज़्यादा थी कांग्रेस की, वो आज 13,000 पर लटक गई, जबकि यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट भी रोहडू से थे। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को, खास करके श्री सत्यप्रकाश शुक्ला जी और इनकी पूरी टीम को जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहता। प्राथमिकताओं के आधार पर जो आपने कहा है, अवश्य ही जो हमने पिछले 5 वर्षों में जो मुद्दे दिल्ली में उठाए थे, संसद में उठाए हैं, उन मुद्दों को किसी डिसीजन तक ले जाने में और उनको कार्यान्वित करने की पोजीशन में लाने के लिए जो है मेरा प्रयास रहेगा। खास करके इस क्षेत्र में जो है ये हमारा एप्पल ग्रोइंग एरिया है और हमने एक मुद्दा जो बहुत पहले से मैंने उठाया है कि हमारा जो बाहर से जो सेब आ रहा है उसको किसी न किसी तरह से रोका जाए और अगर रुकता नहीं है तो कम से कम उस पर जो है हमारी जो यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो लगाई जाए, आयात शुल्क जिसे कहा जाता है, ताकि यहाँ के सेब उत्पादकों को उसका नुकसान ना हो। सिटी चैनल के लिए रोहडू से रविंदर ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा एकेडमी के समाये एवं कार्यकारी परिषद के सदस्य मदन हिमाचली ने एनबीटी से 10 लाख रुपए की पुस्तकें खरीदने और प्रदेश के सभी जिलों में लेखक गृह खोलने की घोषणा का स्वागत किया है। इस घोषणा के लिए हिमाचली ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार जताया है। सोलन में मीडिया से बात करते हुए मदन हिमाचली ने कहा कि इससे विद्यालयों के पुस्तकालयों में पुस्तकें उपलब्ध होगी, जिससे विद्यार्थियों में पढ़ने की भावना को रुचिकर बनाने में मदद मिलेगी। मदन हिमाचली ने मांग की है कि प्रदेश के साहित्यकारों को पहचान पत्र जारी किए जाएं, ताकि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह उन्हें भी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हो। पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही स्तरीय घोषणा की। मैं और हिमाचल प्रदेश के समस्त साहित्यकार उनकी घोषणाओं का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि 10 लाख की एनटीवी से पुस्तकों की थोक खरीद करवाई जाएगी और उसको हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों के पुस्तकालयों में भेजा जाएगा। हम इसकी सराहना करते हैं। इसके अलावा उन्होंने लेखक गृह खोलने का जो घोषणा की, हम उसकी भी सराहना करते हैं, क्योंकि अधिकांश जिलों में लेखक गृह बंद पड़े हैं, जिससे लेखकों को आवासीय व्यवस्था में उनको ठहरने के लिए बहुत सी दिक्कत आती है। हमने मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि लेखकों के पहचान पत्र भी जारी किए जाएं, जिससे और उनको मान्यता दी जाए कि जहां भी वो जाते हैं उनकी पहचान हो अलग से और उनके ठहरने की व्यवस्था को भी सुचारू किया जा सके। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी जो अकेडमी के अध्यक्ष भी हैं, हमने उनसे ये अनुरोध किया है कि एकेडमी के लिए समुचित बजट का प्रावधान किया जाए, जिससे हमारी एकेडमी की गतिविधियां उत्तरोत्तर बढ़ती जाए और हम लोक कलाओं, लोक संस्कृति की, लोक परंपराओं के लिए जो एक अभियान चला है उसके संरक्षण का उसे हम सुरक्षित कर सकें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आभारी हैं और आशा करते हैं कि उनका नेतृत्व में जो लोक संस्कृति का संरक्षण हो रहा है वो तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। ये हम उनसे कामना करते हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में शूलिनी क्लब द्वारा राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की चुनिंदा 4 टीमें भाग ले रही है। टूर्नामेंट का शुभारंभ सब्जी मंडी के आढ़ती अमर सिंह ठाकुर ने किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं की प्रतिभा को निखारकर उनमें आत्मविश्वास पैदा करना है। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में शूलिनी क्लब द्वारा राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का पहला मैच मंडी और शिमला टीम के बीच खेला गया, जिसमें शिमला टीम ने मंडी की टीम पर 2 गोल दागकर मैच अपने नाम किया। शूलिनी क्लब की कोषाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कहा कि वे पहले जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, लेकिन इस वर्ष क्लब द्वारा राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना है।
ये टूर्नामेंट पहले हम जिला स्तरीय पर करवाते थे, इस समय हम ये टूर्नामेंट राज्य स्तरीय पर करवा रहे हैं और हम महिलाओं को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसके लिए कि हम हर साल प्रयास करते हैं कि हम कुछ नई से नई इसमें हम महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाएं करा सकें। लेकिन हमारे लिए कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होता है, ना ही किसी का हमें ऐसा सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से हम सब अपने ही पैसे इकट्ठे करके खुद हम अपने दम पर ये टूर्नामेंट करवाते हैं। प्रतियोगिता में भाग ले रही खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए ताकि महिला खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े और वे खेल में महारत हासिल कर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। जैसे अब महिलाओं को ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार हमारे लिए इतने खेल आयोजित कर रही है और ऐसा ही होना आगे मैं चाहती हूँ कि सरकार और खेल आयोजित करे ताकि हमें कॉलेजेस वगैरह कोटा मिले और मतलब महिलाओं के टैलेंट वगैरह हो आगे। मैं सरकार को कहना चाहती हूँ कि मतलब ये ऐसा ही और गेम आगे आगे और बढ़ाते रहे ताकि वुमेन्स को मतलब सपोर्ट मिले और मोटिवेट हो सके वुमेन्स लोग। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आनी उपमंडल की बहना पंचायत के लोगों ने बीड़ा उठाया है। समूचे क्षेत्र में रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। लोगों ने हिमोर संस्था के साथ मिलकर अभियान चलाया है। इस दौरान प्रशिक्षण शिविर में बिना रसायनों के प्रयोग से कीट और फफूंद नाशकों की प्रयोग के गुर सिखाए जा रहे हैं ताकि जमीन में उपजाऊ शक्ति बनी रहे। आनी उपमंडल के तहत बहना पंचायत मुख्यालय के लोग जैविक खेती के प्रति जागरूक है। जैविक खेती अपनाने के बाद फसलों को कीट पतंगों से कैसे बचाए इसके बारे में हिमोर के डॉक्टर तरकीब बता रहे हैं। इस दौरान कृषक समूह का गठन कर उन्हें घरेलू विधि से कीट पतंगों को मारने की दवाइयां बनाने के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। लोगों को समितियां बनाकर जैविक उत्पादों को बेहतर मंडी दिलवाने के लिए भी जानकारी दी गई। हिमोर के डॉक्टर ने बताया कि बेहतर जीवन के लिए आज जैविक खेती आवश्यक है। हिमोर के चेयरमैन डॉक्टर RS मिन्हास ने बताया कि आज जैविक प्रशिक्षण लोगों को दिया गया। इसके साथ साथ समूहों का भी गठन किया गया है ताकि उत्पादों के विपणन की व्यवस्था हो। गांव बहना में एक हमारा बहनू महादेव करके एक कृषक ग्रुप है जैविक कृषकों का। इनके लिए हमने एक जैविक खेती का शिविर रखा था, 1 दिवसीय, और इस शिविर के बीच में हमने जैविक खेती जो ये लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं और मिड हिमालयन प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने काफ़ी जैविक खेती में काम किया है, तो उसका प्रमाणीकरण हम लोग करवा रहे हैं। तो ये इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की कि हमने अब आगे जो इन्होंने उत्पाद तैयार करना है उसको किस तरीके से हमने आगे उसका विपणन करना है। उसके लिए हमने समिति का गठन किया है और हम इसके जरिए जो इनकी समिति है इनको हम उचित प्रशिक्षण भी देंगे। और वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई है जो काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। मेरा नाम शालिनी ठाकुर है, मैं बहना से हूँ और आज हमें जैविक खेती के बारे में बताया गया और हमें बताया गया कि हमें ना तो रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और इन्होंने हमें ये बताया कि भाई खेतों में किस किस चीज़ों का, अगर जैसे कीड़े लगते हैं तो हमें इन्होंने घरेलू दवाई के बारे में बताया कि ये लगाना है। जैसे ज़्यादातर इन्होंने ये बताया कि जैसे गोबर का लेप भी लगा सकते हैं और ये भी बताया है कि हमें खेतों की देख रेख हमेशा करनी चाहिए, मतलब यानी कि हफ्ते में 1-2 बार तो जाना ही चाहिए और देखना चाहिए कि वही कहीं कीड़े लगे हैं कि नहीं लगे हैं। अगर कहीं कीड़े लगे हो तो कैसे उनको मार दी जाए, कैसे हटा दिए जाए, ये उन्होंने बताया है। ता वर्मा है, मैं गांव बहना से स्थायी निवासी हूँ। आज हमारे हमने कमेटी का गठन किया जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले आए थे और उन्होंने जैविक खेती के बारे में बताया। हम तो पहले से भी जैविक खेती करते हैं। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय फागली की हालत दयनीय होती जा रही है। महाविद्यालय की दयनीय स्थिति के चलते विद्यार्थियों को पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है। बरसात के कारण क्लासरूम में पानी भर रहा है जिससे छात्रों को बैठने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एबीवीपी के कार्यकर्ता संदीप शर्मा ने कहा कि कॉलेज में लाइब्रेरी भी बंद पड़ी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कॉलेज की समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि विद्यार्थी अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके।
लगातार 5 वर्षों से मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। साल 1983 से हमारा ये कॉलेज एक लेबर हॉस्टल में चल रहा है। तो अभी तक आप देख सकते हैं इस कॉलेज की हालत। तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर मतलब छत वगैरह कुछ नहीं था, ये अभी चेंज हुआ है। तो अभी इसको कल ही यहाँ से मिस्त्री गए हैं, तो आप देख सकते हैं अंदर यहाँ पर पानी सारा, अंदर फ्लोर पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पर मतलब किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। एबीवीपी ने बड़े प्रयासों के बाद यहाँ पर इस महाविद्यालय में छत और रंग रोगन के लिए पैसा सैंक्शन करवाया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो छत है यहाँ पर बदली तो गई है, लेकिन हर जगह से छत में फिर भी पानी आ रहा है। प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला का एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय जो कि लेबर हॉस्टल में चल रहा है, उसकी ऐसी दयनीय स्थिति है। पूरे हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, जहाँ पर बहुत से ग्रंथों का अध्ययन होता है। ऐसे प्रदेश के एक इकलौते, हिमाचल प्रदेश के शिमला के इकलौते संस्कृत महाविद्यालय की ऐसी दयनीय स्थिति है। तो इसके लिए अब कौन जिम्मेदार है? एमसी वालों ने तो काम करवाया, लेकिन यहाँ पर फिर भी मतलब किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। आगे यहाँ पर पूरा खंडर टाइप बना हुआ है, बंदर अंदर क्लासों में रहते हैं। तो मतलब यहाँ पर सुविधा के नाम पर अभी तक जीरो है। प्रदेश शिमला के इकलौते संस्कृत महाविद्यालय की ऐसी स्थिति, जो कि कब से लेके कभी बालूगंज, कभी कैथू, कभी कहीं पर चलता आ रहा है, लेकिन आज लेबर हॉस्टल में भी इसको चला रहे हैं। तो बैठने के लिए किसी को कहीं बैठना पड़ रहा है। लाइब्रेरी है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय फागली में बुधवार को एसएफआई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की। एसएफआई के पूर्व इकाई अध्यक्ष सुशील जोगटा ने कहा कि संस्कृत कॉलेज में काफी समय से अध्यापकों के कई पद रिक्त पड़े हैं, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। वहीं कॉलेज में कंप्यूटर क्लासेस भी नहीं लगाई जा रही है, साथ ही कॉलेज में कैंटीन की सुविधा भी नहीं है। एसएफआई ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाता तो एसएफआई उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी। आज संस्कृत महाविद्यालय फागली में एसएफआई की ओर से संस्कृत महाविद्यालय की मूलभूत मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मांगे क्या है? सबसे पहले यहाँ पे शिक्षकों के रिक्त पड़े पद, 2-3 शिक्षकों के रिक्त पद भी है, और साथ ही साथ कंप्यूटर क्लासेस नहीं लगती है, हालांकि कंप्यूटर पड़े हुए हैं। पिछले 4 साल से हम यही मांग करते जा रहे हैं। कैंटीन के बहुत बुरे हाल है, कैंटीन भी उपलब्ध नहीं है इस कॉलेज में, और एसएफआई इन मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से यहाँ पे आंदोलन करती रही है, आगे भी करती रहेगी। कॉलेज प्रशासन और हिमाचल प्रदेश सरकार से मेरा यही अनुरोध भी रहेगा, और साथ ही साथ एसएफआई की ओर से ये चेतावनी भी है, अगर जल्दी से जल्दी इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एसएफआई मात्र संस्कृत कॉलेज में ही ना सही पूरे शिमला जिला में, हिमाचल प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। मॉनसून शुरू होते ही बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में मॉनसून की दूसरी बारिश से ही कई जगहों पर भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटनाएं पेश आई। राजधानी शिमला के चमियाड़ा में भारी बारिश के कारण नाले में फेंका गया मलबा सड़क और लोगों के खेतों में आ गया, जिससे लोगों की फसलें खराब हो गई। प्रशासन द्वारा खाना पूर्ति के लिए जेसीबी और कर्मचारियों को भेजा गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के ना पहुंचने से लोगों में खासा रोष दिखा। राजधानी शिमला के चमियाड़ा में भारी बारिश के कारण नाले का मलबा लोगों के खेतों में और सड़क पर आ गिरा। स्थानीय लोगों ने कहा कि लोग मकान बना रहे हैं, लेकिन मलबा नाले में फेंका जा रहा है, जिससे भारी बारिश होने के चलते सारा मलबा सड़क पर और उनके खेतों में आ गया है और उनकी फसलें खराब हुई है। प्रशासन द्वारा खाना पूर्ति के लिए जेसीबी भेजी गई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर न पहुंचने की वजह से लोगों में खासा रोष दिखा। लोगों ने कहा कि बार बार सूचित करने पर भी प्रशासन की तरफ से कोई उच्चाधिकारी मौके पर नहीं आए। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा डंपिंग साइट बनाई जाए ताकि लोगों का नुकसान न हो। यदि इसी तरह मलबा खेतों में गिरता रहा तो उनकी आजीविका का साधन छिन जाएगा। मेरा नाम जी सुरेंद्र ठाकुर है, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। ये आप देख ही रहे, आपने खुद यहाँ पे आके
दिखा आपने, ऊपर से जो बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे ऊपर, ये जो कॉलोनियाँ बन रही है, सारा मलबा आज तक तो आया नहीं था, इससे पहले कभी नहीं आया। जब से बिल्डिंग का काम चले, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई, तो सारा मलबा जो आया हुआ हमारे खेतों को आया हुआ, नीचे जितने आधे आधे खेत हमारे जो सब्जियाँ लगी थी वो सारा दब गई है, उसमें सारा बहुत नुकसान हो गया है इसमें। अब जो बच्चे आने थे स्कूल के भी देख रहे, आप गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी है, सारे वापस चले गए, कोई बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। नुकसान तो काफी हुआ जी, इसमें टमाटर थे, फ्रेश बीन थी और नीचे को आलू वगैरह जो है ना, तो ये काफी दूर तक है, जिसका मेरे ख्याल पूरा तो आप भी ले पाएंगे। LIC की फोटो क्या वजह मानते हैं आप इस हादसे की? वजह तो ये ऊपर की जो है कंस्ट्रक्शन, माटू कॉलोनी की है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सारा जो है ना ये इकट्ठा होता रहा इस नाले में, आज तक तो कभी नहीं आया, तो सारा इकट्ठा होता रहा और अब ये जा करके जो है आया, तो ये सारा आपके सामने। तो इसमें इन्होंने जो है ना वो सुबह जो है वो आया था, JCB आई थी मेरा ख्याल, तो इन्होंने कहा कि भाई इसको जो है कहीं डंपिंग साइड पे इसको करो, एक मलबा अगर नीचे डाला तो और वो हो जाएगा। अब इसका जो है सरकार कम से कम जो है वो करे इमीडिएटली, क्योंकि अब ये रोड ब्लॉक हो गया। मेरा नाम नजर ठाकुर है, मेरा घर यहीं पर है सामने। इसका नुकसान तो आप देख सकते हैं, खेत सारे मतलब डैमेज हो चुके हैं, और ऊपर से जितने भी घर बना रहे हैं नए, सारा मलबा सारा नीचे आ रहा है, और आप देख सकते हैं कितना सारा मलबा आ चुका है। सुबह के टाइम भी बहुत आ रहा था, तो यही वजह है इसकी। सर डिमांड ये करते हैं कि यहाँ मलबा सारा कहीं पर इसको ढंग से मतलब किया जाए इसको, और नहीं तो अगर यहाँ से नीचे गिरेंगे तो सारा नीचे और सब कुछ डैमेज कर देगा। नीचे घर भी है, बहुत सारे घर भी है, खेत भी है, उसमें फसल लगाई हुई है, सब कुछ डैमेज कर देगा। फिर ये इसको तो कहीं पर मतलब यहाँ ऐसी जगह पे जहाँ पर कुछ भी ना हो, वहाँ पर उसको मतलब सब कुछ वहाँ पर किया जाए। लोगों ने वन विभाग पर भी आरोप लगाया कि इस बारे में वन विभाग को कई बार सूचित किया गया, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। सिंह ठाकुर गांव चमियाना का रहने वाला हूँ। नुकसान तो बड़ा भारी है, इसका तो कोई आंकलन नहीं लगा सकते। कल भी मीडिया में आपने देखा हो, कल भी हम चैनल वालों को दिया, आज भी दे रहे हैं, हर जगह हर उसमें बड़ा बुरा हाल हो रहा है, और हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है। जो खेती बाड़ी पे लोग सारे यंग है वो खेती बाड़ी करते हैं, दूध का काम करते हैं, तो इससे तो बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। अब लोग जो है मकान बना रहे हैं, डंपिंग साइड है, कोई नहीं ले रहा, नाले में फेंकते, और बरसात अभी तो दूसरी बारिश है इस मौसम की, तो आगे तो बरसात में मेरे ख्याल मकान हर चीज का हमारे बुरा हाल हो जाएगा। चिरान गवर्नमेंट का है, फॉरेस्ट वालों से हमने कंप्लेंट की, वो भी कुछ नहीं करते, एक दिन आएंगे दूसरे दिन इनको पैसा लेते या क्या करते, सारा सिस्टम चेंज कर दिया। और गांव का तो माहौल ही देख रहे, अब डर का माहौल पैदा हो गया हुआ है, बच्चे है, बूढ़े है, सबको ये पता भी कब क्या हो जाए। तो ऐसा डंगर है, पिछले साल भी मरे हैं, DC साहब ने बल्कि मुआवजे भी दिए 1-2 जगह गाय के। तो मतलब इस तरह से कंडीशन है जी, हमारा तो दुर्लभ हो गया गांव में शहर बनने से रहना, तो अब क्या कर सकते हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।